हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। आपकी सिंथेसिस को हमने शुरू कर दिया है और सिंथेसिस कई पार्ट में आपको पढ़ने को मिलेगी। हर एक पार्ट अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत ही जीरो लेवल से हमने शुरू किया है, यानी कि बहुत ही स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं कि बीच बीच में से कहीं से कुछ भी आपको बताना शुरू कर दे और कुछ भी आपके समझ में ना आए और वो सिर के ऊपर से उतर जाए, तो मेरा ऐसा प्रयास नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को सिंथेसिस को बिल्कुल जीरो से शुरू करके ऊपर तक लेकर के जाऊँ, हर एक पॉइंट को विस्तार से आपको बताऊँ। बस आप लोगों का काम है कि वीडियो में बने रहें और देखते रहें, हर एक पार्ट को बारीकी से देखें, बहुत ही गहनता से उसमें सीखने का प्रयास करें। और कहीं पर कोई आपको इशू है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने बात कहें, हर एक पॉइंट को लिया जाएगा, देखा जाएगा। चलिए, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सिंथेसिस में आज की सीरीज में आज पढ़ेंगे क्लॉज के बारे में। हम पढ़ेंगे माय डियर, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस होता है। आप लोग सेंटेंस को ही क्लॉज समझ लेते हो और क्लॉज को ही सेंटेंस समझ लेते हो, जबकि दोनों अलग अलग हैं। क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस होता है, उसमें अंतर है। और क्लॉज और सेंटेंस को समझना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं जो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो सेंटेंस आप लोग बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज का आपको देखने को मिलता है। और आपको जब तक ये जानकारी नहीं होगी कि कौन सी प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, तो तब तक आप कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना पाते। तो सबसे पहला काम है हमारा सेंटेंस को समझना, क्लॉज को समझना, कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन कोऑर्डिनेट क्लॉज है। चलिए, आज मैं शुरू करता हूँ। क्लॉज से आप लोग लेते हैं, आज की सीरीज में आप लोग पढ़ रहे हैं क्लॉज के बारे में। क्लॉज माय डियर कहते हैं, ये लिखा आपको कि क्लॉज यानी कि उप वाक्य को हम बहुत जानेंगे। और क्लॉज की अगर डेफिनेशन लें तो डेफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह। ध्यान से सुनेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का एक समूह विच फॉर्म्स, जो होता है, फॉर्म्स अवस्था में होता है, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस का पार्ट होता है। आप फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का एक समूह है और जो होता है क्या में, विच फॉर्म्स ए पार्ट, फॉर्म्स यानी कि एक पार्ट है और एक पार्ट का फॉर्म में है क्या के इस सेंटेंस, एक सेंटेंस के, एंड कंटिन्यू एंड कंटेंस, और क्या करता, कंटेंस ओनली सब्जेक्ट, और कंटेंस यानी कि रखता है, वह जो पार्ट है वह पार्ट में एक विशेष चीज होती है, यानी कि क्या, यानी कि वह रखता है एक सब्जेक्ट, रखता ओनली सब्जेक्ट होता है उसमें, एंड वन प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट से मतलब आप समझते हैं वन प्रेडिकेट पार्ट। वन प्रेडिकेट पार्ट क्या है? प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट को आपको सीखने की इसकी भी जरूरत होती है, आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद का जो भाग है वह प्रेडिकेट पार्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? प्रेडिकेट पार्ट उसे बोलेंगे। तो उसमें क्या होगा? एक प्रेडिकेट पार्ट होगा, और प्रेडिकेट पार्ट यानी कि सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट पार्ट होगा, जिससे जहां पर उसे हम कहेंगे इज कॉल्ड क्लॉज, उसे हम क्लॉज कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? उसे हम क्लॉज बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस पे लेंगे एक एग्जांपल भी। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। तो यहां आप देख रहे हैं माय डियर कि यहां पर आप दो सेंटेंस आप देख रहे हैं, यानी कि दो सेंटेंस हैं। इसमें आप देखिए दैट से, कंजक्शन दैट से इन्हें जोड़ा गया है। ये क्या है? सब्जेक्ट है, ही टोल्ड मी। ये कितना है? ये एक अपने आप में एक पार्ट है। ये क्या है? एक पार्ट है, और इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट पार्ट है। कहां से प्रेडिकेट पार्ट है? यानी कि ये आपका क्या है, यहां से ये यहां तक ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। तो क्या हुआ? आप इस बात को समझ गए, यानी कि क्या है कि प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट में एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। क्या होगी? एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगी और उसका ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ये अपने आप में एक क्लॉज कहलाएगी। और ये यहां से आगे क्या है आप देख रहे हैं, ये दैट से एक कंजंक्शन से जुड़ा है। ये जो कंजंक्शन से जुड़ गया, कंजंक्शन से जुड़ने के बाद ये क्या है, यहां से यहां तक के लिए ये एक वाक्य है। तो जब इन दोनों को हम मिला देंगे आपस में, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को किसी कंजंक्शन के द्वारा जब इसे हम ऐड कर देंगे,
तब ये क्लॉज बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्लॉज हो जाएगा, उसे हम क्लॉज कहेंगे। दोनों में, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब है, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट है, और दोनों को हमने मिला दिया, इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को जो हमने किसी कंजक्शन से एक साथ इन्हें मिला दिया, उचित कंजक्शन लगाकर दोनों को एक साथ मिला दिया, दोनों को कंटिन्यू हमने कर दिया, तो अब ये क्लॉज का रूप ले लिया इसने। बात शायद मेरी समझ के होंगे आप कि क्लॉज क्या है, कि दो सेंटेंस को जब किसी कंजक्शन से जोड़कर हम एक सेंटेंस बना देते हैं और वो क्या हो जाता है, अपने आप में क्लॉज बन जाती है। और क्लॉज बन जाए, क्लॉज में ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इस तरह से हमें क्लॉज को सीखना बहुत जरूरी है, हमें पता होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ क्लॉज। अब माय डियर, हमारे पास कितने प्रकार की क्लॉज हो सकती है, कितने प्रकार का हमारे पास क्लॉज होती है, ये भी जानना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लॉज कितने प्रकार की होती है? देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे आएंगे हम, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या है जानने के लिए, यानी कि मुख्य उपवाक्य। और ये क्या करता है, यानी कि वाक्य की वह क्लॉज, वाक्य की वह क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है? सबसे बड़ी बात है प्रिंसिपल क्लॉज को जानना। तो प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है, या कैसे हम समझें, कैसे हम उसे फाइंड आउट करें कि ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, वो तो हम समझाएंगे आपको। क्या, यानी कि मुख्य वाक्य में क्या करना है, यानी कि वाक्य की वह क्लॉज, वाक्य की वह क्लॉज, यानी कि वाक्य का वह भाग, मात्र सुन लीजिए, जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर न हो। मेन बात क्या है, यानी कि किसी भी सेंटेंस का वह भाग, वह क्लॉज जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, अपना अर्थ देने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर, किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर ना हो, अपने अर्थ को स्वयं प्रकट कर सके, वह प्रिंसिपल क्लॉज है। बात समझ गए होंगे शायद। अपना अर्थ जो स्वयं दे दे वो प्रिंसिपल क्लॉज है। जैसे देखिए, हो अपना अर्थ, पूर्ण अर्थ प्रकट करे, और क्या करे, वो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर सके। अब यहां देख सकते हैं आप, इसे यहां देखिए, इतने को, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया। तो इसमें आगे की बात की जरूरत इसे बिल्कुल नहीं है, इसे बिल्कुल जरूरत नहीं है आगे के सेंटेंस को जोड़ने की। अपना अर्थ ये स्वयं प्रकट करा, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अब यहां देखिए, ये क्या है, दैट ही वुड गो टू दिल्ली। यहां अपना अर्थ प्रकट करने के लिए इस पर एक दूसरे पर डिपेंड, कौन सी है, ये वाली डिपेंड है प्रिंसिपल क्लॉज पे। क्लियर है? तो यहां हमें इस बात को जान लेना है कि प्रिंसिपल क्लॉज वह वाक्य, उससे उस वाक्य को कहेंगे, उस क्लॉज को कहेंगे जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे भाग पर, दूसरी क्लॉज पर निर्भर ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट न हो, वो प्रिंसिपल क्लॉज होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा, नंबर 2, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसे समझने की बहुत जरूरत है हमें, यानी कि हर पॉइंट को सीखते चलना। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है भाई? कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के लगभग इक्वल होती है, प्रिंसिपल क्लॉज के लगभग इक्वल होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये किसी पर डिपेंड नहीं होती, ये स्वयं अपना अर्थ प्रकट करती है, इसे किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला इसने कोऑर्डिनेट क्लॉज में? यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज के समान हो। अभी क्या बोला मैंने? जो प्रिंसिपल क्लॉज के समान हो। समान कौन होगी? यानी कि जो अपने आप में क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, जो किसी पर निर्भर नहीं होगी, जो स्वयं पर, अपने आप पर अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर सके, अपना अर्थ दे सके, वह क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। देखिए क्या है कि प्रिंसिपल क्लॉज के समान हो और अपना अर्थ, ध्यान देंगे, अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर सके। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज के लगभग बराबर होगी और वह स्वयं अपना अर्थ प्रकट कर सके, क्या है वो, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अच्छा, अगर इस चीज को कॉमनली देखा जाए, चलो उस तरह से एक हटका एग्जांपल लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा सा जानने की हमें जरूरत है, थोड़ा स्पेशल एग्जांपल आपके लिए। एक परिवार है, एक परिवार में 3 से 4 सदस्य होते हैं। मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ और 2 बच्चे। अब उसमें उस परिवार में सबसे जो मेन जो पार्ट है परिवार का, वो फादर हैं, पिताजी हैं। बात समझ रहे हैं आप? फादर हैं, पिताजी हैं, कि उनकी बिना मर्जी के
पूरे परिवार में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, यानी कि पूरा परिवार पिताजी के बाद जो भी 3 या 4 सदस्य बचे वो पिताजी पर डिपेंड है, उन पर निर्भर है। तो पिताजी तो हो गए प्रिंसिपल क्लॉज, पिताजी क्या हो गए प्रिंसिपल क्लॉज, और बाकी उनके पीछे जो हैं वो उन पर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए। अब बात करते हैं मदर की। पिताजी के बाद अगर कोई पिताजी के जैसा डिसीजन कोई ले सकता है या पिताजी के इक्वल जो अधिकार रखता है, पिताजी के बराबर लगभग अधिकार जो रखता है, वो कौन रखता है? मदर रखती है। अगर पिताजी बाहर गए हैं, पिताजी नहीं हैं, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, जब कोई आपको डिसीजन लेना है तो आप किससे राय लेंगे या किससे पूछेंगे? पिताजी तो है नहीं, माता से। तो माता पिताजी के इक्वल अधिकार रखती हैं, उनके बराबर लगभग अधिकार रखती हैं। तो माता को समझ लीजिए कि वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं, चाहे कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं, क्योंकि वह उनके लगभग बराबर अधिकार रखते हैं और वह उन पे निर्भर बट कहीं ना कहीं वो डिपेंड हो सकती हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हैं, अपनी मर्जी से कई बार डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अब बात करें बच्चों की। जो 2 या 3 बच्चे हैं फैमिली के, क्या बच्चे जो छोटे हैं या बड़े हैं, जब तक माता और पिता किसी चीज़ को अनुमति नहीं देंगे तो क्या बच्चे को डिसीजन ले पाएंगे? क्या कोई फैसला ले पाएंगे? कोई डिसीजन ऐसा है जिस पे हमें बात करनी है, कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ खरीदनी है या किसी को कोई चीज़ उधार देनी है, तो क्या बच्चे डिसीजन ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे। वो मम्मी से या पापा से बिना पूछे बात नहीं करेंगे या नहीं कहेंगे। वो मम्मी और पापा पर डिपेंड हैं, तो वो क्या है? सबऑर्डिनेट है। ऐसा समझ लीजिए कि क्या है? वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन है? सबऑर्डिनेट। आश्रित हैं, वो किस पर हैं? आश्रित माता और पिता पर आश्रित है, उनकी मर्जी के विरुद्ध जा करके कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। समझ लेंगे आप, शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के समान होती है। प्रिंसिपल क्लॉज है उसके समान होती है और अपना अर्थ स्वयं प्रकट करे, जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर सके और किसी कंजक्शन, और वो कौन सा कंजक्शन होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। किसी कंजक्शन से जुड़ी होगी, किसी कंजक्शन से जुड़ी हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हो, तो वह क्या होगी? अब नामक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज रहेगी। आगे बढ़िए। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस बात को आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि सब का मतलब क्या होता है भाई? सब का मतलब क्या होता है? सब इंस्पेक्टर सुना होगा आप लोगों ने, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अपने आप में सक्षम है, सक्षम से मतलब वो डिसीजन ले सकता है, और सब इंस्पेक्टर बिना इंस्पेक्टर की मर्जी के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो पहले सीनियर को अपने कॉल करेगा, सीनियर से पूछेगा, उसके बाद को डिसीजन लेगा। तो सब है वो, सबसे मतलब वो आश्रित है, किस पर है? इंस्पेक्टर पर है। तो इस तरह समझ लेंगे आप इस चीज को। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज से मतलब है आश्रित वाक्य। कौन है? आश्रित वाक्य। या जैसे मैंने भी एग्जांपल आपको, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है? यानी कि परिवार में जो माता पिता के बाद जो बच्चों का नंबर आता है, तो बच्चे, फैमिली के बच्चे, वो अपने स्वभाव में सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि माता पिता के बिना वो डिसीजन नहीं ले सकते। किसी को कोई चीज देनी है तो पहले माता से पिता से पूछेंगे, वो उन पर निर्भर हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह से। तो देखेंगे क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज? जो स्वयं अपना अर्थ प्रकट न कर सके। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? कि जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट ना कर सके और अपना अर्थ देने के लिए किस पर निर्भर है? प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर है। जैसे कि मैंने यह बताया कि अपना अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर है, यानी कि किसी को कोई सामान देने के लिए आप बिना पूछे माता पिता से नहीं दे सकते, तो आप अपने माता पिता पर निर्भर हैं, उन पर निर्भर हैं। आप सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, पिताजी प्रिंसिपल क्लॉज हैं और माताजी कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं, लगभग उनका समान अधिकार है। तो इस तरह से बढ़ेंगे आगे। तो हमने समझ लिया है क्या देने प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर हो क्या होगा? देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो स्वयं अपना अर्थ प्रकट न करे, अपना अर्थ प्रकट नहीं करेगी, अपना अर्थ प्रकट करने यानी कि देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर है। प्रिंसिपल क्लॉज के बिना उसका कोई अर्थ नहीं है, उस पर डिपेंड रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बताएंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज भाई कितने प्रकार की होती हैं। अब यहीं से तो बात बननी है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज की अगर बात करें तो कितने प्रकार की होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो ये 3 प्रकार की होंगी।
सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की होंगी, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपकी हेल्प करेंगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अब जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बनाएंगे, आपको बताएंगे, तो वहां पर आप लोगों को ये तीनों क्लॉज बहुत बारीकी से पढ़नी है, क्योंकि इनका रोल वहां पर बहुत ज्यादा है। चलिए कौन कौन सी होंगी? यानी कि सबसे पहले नाउन क्लॉज। कौन सी? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है? यानी कि जो वाक्य में नाउन का, यानी कि नाउन क्लॉज जो वाक्य में नाउन क्लॉज का काम करती है, जो वाक्य में नाउन क्लॉज का काम करती है, जो नाउन की तरह से काम करती है, वो नाउन क्लॉज होती है। कितने सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड बताने जा रहे हैं हम, यानी कि नाउन क्लॉज जो वाक्य में नाउन का काम करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का काम करती है, जो किसी भी वाक्य में जो एडजेक्टिव का काम करती है, कि विशेषण का काम करती है, किसी की विशेषता बताने के लिए वो यूज की जाती है, तो एडजेक्टिव का काम करती है। नंबर 3 पर है आपका, देखिए एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण। क्या है वो? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताने के लिए काम करती है, और जो एडवर्ब का कार्य करती है, जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करती है, यानी कि किसी क्रिया की विशेषता को बताने के लिए यूज करते हैं, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। तो शायद आपने मेरी बात समझ ली होगी, क्योंकि ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंथेसिस का। इसके बिना समझे, इसके बिना जाने सेंटेंस आगे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं बना पाएंगे, कठिनाई आएंगी। तो इस चीज को समझ लेंगे। एक बार फिर मैं एक मिनट लूंगा आपको बता दें। यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे पास कौन सी होती है? 3 प्रकार की होंगी। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? यानी कि जो स्वयं अपना अर्थ प्रकट ना कर सके, अपना अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होगी, वह हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज की 3 काइंड होंगी। कितनी? 3 काइंड होंगी। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये हमारे पास 3 काइंड होंगी इसकी। और इससे हमें बेहतर समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। बहुत अच्छे से जानने के लिए आप लोगों को लगातार इस चीज को देखना है, समझना है। नाउन क्लॉज अपने आप में जो सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आप बनाएंगे, तो वहां उस चीज को जानने के लिए आप लोगों को इन क्लॉज को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं कल नेक्स्ट आगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में जो हमारी सीरीज चल रही है, उसे आगे बढ़ाते हुए फिर एक बार नए टॉपिक के साथ आपको फिर से विस्तार से आपको बताएंगे, हर एक पॉइंट पे लेकर के जाएंगे। आप लोग लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा आपका सिलेबस कवर किया जाए, बस वहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग कम मिल रहा है, तो उसे अब बढ़ाइए। अपने साथी को, अन्य जो देख रहे हैं हमें, उन्हें वीडियो शेयर करें। वो पसंद आ रही है आपको, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।